डेल्टा प्लस के मरीजों में क्या क्या लक्षण होते हैं, उसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए मेरी सहयोगी आशा झा आपको समझा रही हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि डेल्टा प्लस के लक्षण क्या क्या हैं। क्या ये पहले के कोरोना से मिलते जुलते हैं या फिर उससे अलग हैं? आप विस्तार से देखिए, जानिए। डेल्टा प्लस का पहला लक्षण, दरअसल इसके पेशेंट्स को सीने में दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। ये पहला लक्षण। इसके अलावा क्या हो सकता है? आंखों में फ्लू की भी शिकायत देखने को मिली है। ये डेल्टा प्लस का लक्षण हम आपको बता रहे हैं। डेल्टा प्लस जिस पर अटैक करता है उसे इसके अलावा पेट दर्द के लक्षण भी दिखते हैं। पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। न सिर्फ पेट दर्द बल्कि डायरिया, और डायरिया के साथ साथ जीभ मिचलाना या उल्टी भी इसके लक्षणों में शामिल बताया गया है। और इतना ही नहीं, कुछ और लक्षण इसमें शामिल हैं, जैसे कि भूख न लगना। भूख न लगने के अलावा सुनने में दिक्कत आना, इसके अलावा जोड़ों में दर्द और सूखी खांसी, जो कि हम बहुत पहले सुना करते थे। पहला जब कोरोना सामने आया था, सूखी खांसी डेल्टा प्लस के मरीजों में लक्षण के रूप में देखने को मिल रही है। पहले के वायरस की तरह इसमें भी, डेल्टा प्लस में, बुखार, साथ ही थकान, इसके अलावा गले में दर्द, साथ ही स्वाद का चले जाना और सूंघने की क्षमता में कमी आने की भी शिकायत दर्ज की गई है। ये वो तमाम शिकायतें हैं जो कि डेल्टा प्लस के मरीजों में पाई जा रही हैं। ये वो तमाम लक्षण हैं। वहीं देश में बढ़ रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों पर मेडिकल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, वो भी सुनिए। देख रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएंट्स थे, ब्रिटिश का था, ब्राजील का था, इंडियन वेरिएंट जो डेल्टा है, इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट अब देखा गया वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। 3 स्पेशलिटीज इसकी क्वालिटीज देखी गई हैं। एक वो कि ज़्यादा जल्दी फैलता है, दूसरा वो लंग के अंदर जाके जल्दी उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है, और तीसरी जो बात है कि उसको कहते हैं कि हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमारी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट इतनी कारगर ना हो। तो ये जो अब आ रहा है वो जितना ज़्यादा रूप ऐसा धारण कर रहा है, तो एक चिंता का विषय तो डेफिनेटली है। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसमें डेल्टा वेरिएंट से ये फ़र्क है कि उसमें जो K417N म्यूटेशन है वो एक्स्ट्रा है। साथ में जो अल्फ़ा और बीटा स्ट्रेन की जो कुछ म्यूटेशन है वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे में इसका विरुलेंस और इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत अधिक है। तो जो थर्ड वेव है, जिनकी शंकाएँ बहुत अधिक हैं, ऐसे में ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसका रोल इस वेव में बहुत अधिक होगा। तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले डेल्टा प्लस जिस तरह से अब आहट देने लग गया है, जिस तरह से देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले सामने आने लग गए हैं, उसके बाद अब बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या भारत डेल्टा प्लस जो कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट है उससे निपटने के लिए तैयार है। हमारे साथ तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स बने हुए, डॉक्टर एम.सी. मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर है एम्स के, डॉक्टर आर.के. धमीजा, प्रोफेसर अनूप कुमार, एचओडी यूरोलॉजी, सफदरजंग अस्पताल, और साथ में हमारे साथ बने हुए डॉक्टर राहुल भार्गव, फोर्टिस अस्पताल के। तो यहां पर सबसे पहले धमीजा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों में इतना खौफ नहीं था, लेकिन जब दूसरी लहर आई और लोगों की सांसें रुक गई, ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद लोगों ने समझा कि ये कोरोना कितना खतरनाक है। अब कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट की। इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि ये कितना खतरनाक है और कैसे एक आम भारतीय नागरिक को इससे बचने के लिए सावधानियां बरतनी होंगी। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि वायरस के जो पैंडेमिक्स आते हैं, वायरल पैंडेमिक्स, तो उनकी एक टिपिकल ट्रेजेक्टरी रहती है, और इस पैंडेमिक की भी वही ट्रेजेक्टरी रही है। और हमने पहले भी लिखा था जून लास्ट ईयर में कि ये मल्टीपल वेव्स में आएगा, और वेरिएंट्स जो हैं और जो म्यूटेशंस हैं आरएनए वायरस का एक नेचुरल प्रॉपर्टी है और ये होते रहेंगे। लेकिन अगर आप डेल्टा प्लस की बात करें तो ये जो K417N जो है और नया म्यूटेशन जो आया है, इसकी जो बातें की जा रही हैं, ये थर्ड वेव में आएगा, इसकी वजह से थर्ड वेव आएगी, अभी मुझे लगता है कि बड़ा प्रीमेच्योर है। अभी तो हम सेकंड वेव में टिके हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारे केसेस 50,000 के आसपास हैं। हम अभी सेकंड वेव से बाहर नहीं आए हैं। तो ये कहना कि अभी सेकंड वेव खत्म हो गई और अब थर्ड वेव की तरफ चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। हाँ, ये जरूर है कि वायरस के जो म्यूटेशंस, ये जो डेल्टा प्लस
वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको डिक्लेयर किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ने, और ये बहुत सारे देशों में डिटेक्ट भी हुआ है जीनोमिक सर्वेलेंस की तरह से। हमारे यहाँ पे भी महाराष्ट्र से शुरू हुआ है, 11 जून को ये पहला केस डिटेक्ट हुआ। तो महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज्यादा आए हैं, और पहले भी फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो, महाराष्ट्र से ही शुरू होते हैं। और इसकी बड़ी वजह ये है कि वहां पे जीनोमिक सर्वेलेंस शायद बाकी स्टेट से ज्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हर मंथ 100 केसेस जीनोमिक सीक्वेंस के भेजते हैं, और तभी ये जो है डेल्टा प्लस पकड़ा गया। बाकी स्टेट्स में भी अब भी इस पे ध्यान गया है, और सबसे बड़ी जो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि हमें माइक्रो कंटेनमेंट और पब्लिक हेल्थ रिस्पांस की तैयारी अभी से करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मुझे लगता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी और ये जो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म और जो हम कह रहे हैं कि कम जो है ये कॉकटेल एंटीबायोटिक्स को कम रिस्पॉन्ड करेगा, ये चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन इस समय पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, ये मुझे जरूर लगता है कि क्योंकि इस म्यूटेशन के वाले वायरस की लंग पेरेन्काइमा और लंग टिश्यू में एफिनिटी ज्यादा है, तो ये लंग में प्रवेश जल्दी कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हुई है अभी पिछले एक हफ्ते में, तो हो सकता है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें इसकी गंभीरता कम हो और एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा घूम रहे हो, चाहे वो 50 केसेस हम कहें, हो सकता है कि इससे थोड़े केसेस ज्यादा हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी हम सेकंड वेव की चिंता करें, सेकंड वेव को पूरी तरह से नीचे लेकर आए। अभी भी 50,000 केसेस कम नहीं है। किसी भी कंट्री में इतने केस आना, प्रतिदिन नए केस आना बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और आगे की तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के हिसाब। ठीक है। तो साफ तौर से यहां पर सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी भी प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। लेकिन डेल्टा प्लस के मामले जिस तरह से आए और 2 लोगों की मौत यहां पर हो गई, ये अपने आप में यहां पर चिंता का सवाल बन गया है, क्योंकि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, विदेशों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों से समझिए, ब्रिटेन में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार बीते हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट के 35,204 मामले दर्ज किए गए। नए मामलों के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के मामलों में 40% तक बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहां अब तक 42 मामले सामने आए हैं। डेल्टा वेरिएंट की पहचान सबसे पहले भारत में ही हुई थी, और अब ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से यह फैल रहा है। वहीं कोरोना का वेरिएंट चाहे जो भी हो, उससे बचाव के एकमात्र और कारगर तरीका है वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल चुके अमेरिका में वैक्सीनेशन से बचाव को लेकर जारी आंकड़ों की बात करते हैं। वो आंकड़े क्या हैं? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मई के महीने में अमेरिका में कोरोना से 18,000 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 99.2% लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। यह आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। वैक्सीन ले चुके 8,50,000 लोगों में उनको भी संक्रमण हुआ, जिनमें 1,200 लोगों को ही अस्पताल ले जाने की नौबत वहां पर आई। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके महज 150 लोगों की ही मौत हुई। इसका मतलब यह कि वैक्सीन लगवाकर ही बचाव यहां पर संभव है। तो लगातार हम अब तमाम मेडिकल एक्सपर्ट से इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। एमसी मिश्रा फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, उनसे मेरा सवाल होगा, डॉक्टर साहब, जब दूसरी लहर आई थी तब भी जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स थे एम्स की तरफ से, या तमाम सब लोगों ने चेतावनी जारी की थी कि सरकार को एहतियात कदम उठाने चाहिए। अब डेल्टा प्लस की खबरें सामने आ रही हैं, 50 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। जो गलती दूसरी वेव से पहले हुई थी, वो गलती तीसरी वेव के आने से पहले ना हो। इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को, प्रशासन को, अस्पतालों को? देखिए, सरकार को जो कदम उठाने थे सरकार ने उठा लिए। अब लोगों को अपने कदम रोकने, और वो लोग नहीं रोक रहे, और ये बात आपके माध्यम से हम भी कह रहे हैं, और सरकार आज से नहीं, पिछले 1.5 महीने से इस बात कह रही है। तीसरी लहर आएगी, और यदि लोगों का सहयोग नहीं होगा तो अवश्य आएगी, और किस रूप में आएगी उस बात का इसी पर निर्भर करेगा कि कितने हमारे टीकाकरण हो जाते हैं तब तक। और अभी जिस प्रकार से जून महीने में पिछले एक हफ्ते में 4 करोड़ टीके लगे हैं, और यही अगर गति बनी रहती है, जुलाई में और ज्यादा टीके लगने की संभावना है, अगस्त में और उससे ज्यादा लगने की संभावना है,
सितंबर में उससे और ज्यादा लगने की संभावना है। तो हमारे पास दो बहुत अच्छे विकल्प हैं। एक कोविड उचित व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा वैक्सीनेशन, टीकाकरण। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अमेरिका की जो स्टडी आई है जिसमें जिस ग्रुप ने नहीं टीके लगवाए थे उसमें मृत्यु दर कैसी रही, जिसने लगवाए थे उसमें किस तरह से रहा, कितने लोग हॉस्पिटल गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये अगर लोगों की समझ में आ जाए, अब देखिए अभी तो 50,000 के लगभग संक्रमित व्यक्ति रोज आ रहे हैं और आपका शिमला में, नैनीताल में, मसूरी में, रिसोर्ट में जगह नहीं मिल रहा है और बाजारों में भीड़ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। और इस तरह से अगर व्यवहार होगा लोगों का तो ये दूसरी लहर से तो अभी निकले नहीं है हम, तीसरी लहर शुरू हो जाएगी। यही बड़ा सवाल। राहुल भार्गव साहब, अब आपको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, तीसरी ने दस्तक दे दी है, 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हम तमाम लॉकडाउन खोल रहे हैं, बाजार खोल रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे लोगों का जमावड़ा लग गया है। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? रवि जी, पहला डिस्क्लेमर ये है कि मेरे हिसाब से तीसरी वेव नहीं आएगी, वो रिपल होगी। थोड़े लेवल पे केसेस चलते रहेंगे जब तक वैक्सीनेशन, वो टीका 70% लोगों को नहीं लग जाएगा। रवि जी, वेव का मतलब क्या है? जहां पे एक दिन में दिल्ली में 24,000 केस, देश में 4 लाख 4.5 लाख केस, महाराष्ट्र में 70,000 केसेस, ऐसा दोबारा मंजर नहीं आएगा जब तक वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट नहीं होता। डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो प्लस वेरिएंट है K497R, वो अफ्रीका में दिसंबर के महीने में पाया जा चुका था और तब से उस पर रिसर्च चल रही है कि शायद वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज को इवेड कर पाए, पर आज तक उसका डेटा नहीं आया। अब देश में क्या होगा? धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, नंबर 70-80 हजार 70-80 हजार रोज आते रहेंगे। जैसे आपने अमेरिका में देखा पिछले 4 महीने में टीकाकरण बढ़ता गया, केसेस घटते गए और पिछले हफ्ते उनके 1.5 साल के सबसे न्यूनतम रेट पे केसेस आ गए। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक ये 3.5-4% का जो 2 टीकाकरण का रेट है, जब तक ये 70% नहीं पहुंचेगा या एटलीस्ट 50% नहीं पहुंचेगा, तब तक केसेस आते रहेंगे। मैं डॉक्टर मिश्रा की बात से सहमत हूं, बट जान और जहान दोनों का मुद्दा देखना आवश्यक है। अगर वो नहीं खुलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी, तो लोग बेहाल होके भूख के मारे बिना जीविका के मर जाएंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सरकार का पालन करना उनका अधिकार है। किसी भी देश के लोग पालन नहीं करते, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं के भी हो, सरकार को पालन करवाना पड़ेगा, भले ही उसके लिए सख्ती करनी पड़े। तो सिंपल इक्वेशन है, मास्क प्लस वैक्सीनेशन इज इक्वल टू 100% प्रोटेक्शन। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। और ठीक है, ये जो सावधानी, सतर्कता, मास्क आपको लगाना है, उसके बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये तो कहा जाता था, पिछले साल से ही कहा जा रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वैक्सीन, वो आप जरूर लगाएं। डॉक्टर अनूप सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ बने, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। डॉक्टर अनूप, आपसे मैं सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं हैं, अफवाहें फैली हुई हैं कि ये जो नया वेरिएंट आ रहा है डेल्टा प्लस, क्या ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या उस वेरिएंट पे भी कारगर है? ये अभी लोगों के मन में सवाल है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार उठता आया है। जब हमारे पास अल्फा वेरिएंट आया था, बीटा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट आया, तब भी ये क्वेश्चन उठा था। हमारे पास स्टडीज आ चुकी हैं लैंसेट में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज में मल्टी कंट्रीज ट्रायल हुआ था, जिसमें देखा गया कि वैक्सीन जो है डेल्टा वेरिएंट के ऊपर भी कारगर साबित हुई। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो भी उसका खाली 1 पॉइंट म्यूटेशन हुआ है डेल्टा वेरिएंट में, तो कुछ ज्यादा भिन्न वेरिएंट नहीं है। यहाँ बताना चाहते हैं जो वैक्सीन जो काम करती है वो एक ब्रॉड लेवल पर इम्यूनिटी बनाती है जी, क्योंकि जो वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, तो वो खाली 1 या 2 म्यूटेशन होने से कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो हमारे बॉडी में सेल्स बनते हैं, जिसको सेल इम्यूनिटी बोलते हैं, या एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एक ज्यादा एक ब्रॉड इम्यूनिटी हमें देते हैं। तो इसलिए इस तरह के वेरिएंट से
जो इम्यूनिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितने कंट्रीज में डेल्टा वेरिएंट फैला, लेकिन तब भी वैक्सीन लगने के बाद उनको बचाव मिला है। तो इसलिए डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी अभी शोध चल रहा है, लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से तो अभी वैक्सीन अवेलेबल। जी डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। रवि जी, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड के नंबर आएंगे, लोग कोविड से ग्रसित होंगे। वैक्सीनेशन ये प्रोवाइड कर रही है, लंदन और अमेरिका का डेटा ये दिखा रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिशन रेट बहुत कम है और मृत्यु दर उससे भी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएंट आते जाते रहेंगे। वैक्सीनेशन से कोविड आपको होगा, 10 दिन का आप आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि हमारा औचित्य वैक्सीनेशन से ये है कि आपकी मृत्यु ना हो, आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। और वैक्सीन दोनों ही चीजों में अभी तक डेल्टा और डेल्टा प्लस में कामयाब होती हुई दिख रही है। साफ तौर से वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव यहां पर नजर आ रहा है। तमीजा साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, जब पहली लहर सामने आई थी तो लोगों को बुखार होता था, ज्यादा से ज्यादा किसी का टेस्ट चला गया, स्वाद चला गया, ये होता था। लेकिन जब दूसरी लहर आई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब तीसरी लहर डेल्टा प्लस की जो ये बात की जा रही है, वो कब आएगी, इसको लेकर अभी सवाल हैं बहुत सारे। लक्षण क्या होंगे, लोगों को कैसे मालूम होगा कि ये डेल्टा प्लस की वजह से मुझे कोरोना हुआ है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इसके लक्षण बताऊं, जो तीसरी लहर की चर्चा हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, ये सिर्फ 3 चीजों पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है कि जो सेकेंड वेव में कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं, कितने लोगों को ये नेचुरल इम्यूनिटी आती है, उससे पता लगेगा कि बाकी के बचे हुए लोग जो हैं ससेप्टेबल कितने बचे हैं, जो चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा रिस्क पे रहेगी थर्ड वेव के एक्सपोजर के लिए, थर्ड वेव पे आने के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना कि सेकेंड वेव का जो नेचुरल डिक्लाइन होना चाहिए, जो हो रहा था, अभी वो टिक गया है 50,000 पे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड वेव के हिसाब से कि सेकेंड वेव में कितने लोग वनरेबल बचते हैं। और दूसरी बात यह है कि कितने लोग जो है अब जो है डबल मास्किंग से या जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पे अपनाते हैं। और तीसरा ये है कि कितनी वैक्सीनेशन। ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो माइल्ड रहेगी या सीवियर रहेगी, और उसकी इंप्लीकेशन क्या होंगी। रही बात, आपने पूछा कि लक्षण क्या है और कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम वेव 1 या पहली वेव और दूसरी वेव से। सो जैसे अब हम इवॉल्व देख रहे हैं, अभी कुछ ही केसेज आए हैं, हिंदुस्तान में 50 के आसपास आए हैं और बाकी कंट्रीज में भी आ चुके हैं। तो ज्यादातर केस जो सिम्टम्स हैं वो वही हैं, एक्सेप्ट दैट। जी बोलिए। हाँ, तो जैसे हम ये देखते हैं कि पहली वेव के लक्षण थे वो प्रीडोमिनेंटली बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत, साथ में लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट थी। दूसरी जो दूसरी वेव आई उसमें जीआई सिम्टम्स ज्यादा हुए, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, ये सब चीजें हुई। और तीसरी वेव में ये कहा जा रहा है कि शायद जो लंग्स की जो दोबारा से इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगी अगर होती है तो। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे उनमें ये लहर बहुत कम रहेगी, बहुत सिम्टम्स कम रहेंगे। हालांकि छाती में दर्द होना, ये जो सूखी खांसी होना, ये सब सिम्टम्स भी रहेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऐसा अभी तक सिम्टम डायग्नोस्टिक नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता आपको पता करने से कि डेल्टा प्लस है या डेल्टा है, क्योंकि मैनेजमेंट वही है, जो प्रोटोकॉल्स वो वही हैं और उसी हिसाब से प्रोटोकॉल वही रहेगी। इस बात पे हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वही रहेगी जो पहले रही थी। ये जीनोमिक डायग्नोस्टिक है और उसी पे छोड़ देना चाहिए। यानी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही रहेगी, प्रोटोकॉल्स वही रहेंगी। मिश्रा साहब, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते ये सवाल मन में आता है, कोरोना की पहली लहर, दूसरी, तीसरी, ये वेरिएंट, एक आम नागरिक इतनी सारी चीजों को, टेक्निकल चीजों को नहीं समझ पाता है। उसके मन में एक सीधा सा सवाल आता है कि ये कोरोना कब खत्म होगा, भारत कोरोना मुक्त कब होगा? क्या इसके लिए आगे हमें कदम उठाने चाहिए? वैक्सीनेशन ही एक कदम है, या वक्त आ गया इसी तरह से म्यूटेट होता रहा तो ये दुनिया किस तरफ जा रही है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और इसका उत्तर अगर हमारे पास होता तो क्या ही बात थी कि ये कब। लेकिन अभी ऐसा अनुमान है कि 1 वर्ष, आज से आप मान लीजिए 1 वर्ष और हमको अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ रहना है। और जैसे वैक्सीनेशन आती जाए, लेते जाएं, अपने को सुरक्षित करते जाएं,
मास्किंग लगा के रखें, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए वैक्सीनेशन के बाद भी। और इसके अलावा जीनोमिक सीक्वेंसिंग जैसे बढ़ी है, अभी हमारे यहाँ भी बढ़ाई है, लेकिन अभी भी पर्याप्त संख्या में नहीं हो रही है, तो उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो 50 केस आ गए या 22 केस आ गए, ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, ये पूरा रिफ्लेक्शन नहीं होता कि संक्रमण कहाँ और कितना हो रहा है। क्योंकि जब तक हम इसको और स्केल अप नहीं करेंगे तो इससे कम से कम ये पता लगता रहेगा, और वैज्ञानिक अपना काम जो करते रहते हैं वो करते रहेंगे कि भाई वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब क्या पूरा चरित्र बदल गया है, ये खाली इसमें एन टर्मिनल बदला है या एक और उसमें स्पाइक प्रोटीन ने अपनी जगह बदल ली है, तो ये एक तो एकेडमिक इंटरेस्ट का होता है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आम जनता, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमको केवल ये जानना आवश्यक है कि अभी संक्रमण मौजूद है, अभी पैंडेमिक चल रहा है, 50,000 संक्रमित लोग रोज आ रहे हैं, और आपको अभी फिर से संक्रमण होने की पूरी संभावना है। और अगर हम अपना व्यवहार ठीक रखेंगे तो इस संक्रमण से बचे रह सकते हैं। वही सबसे अच्छा उपाय है इससे निकलने का। और वैक्सीनेशन जैसे जैसे आता जाए, हम सब यहाँ 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, हम सब ने वैक्सीन लगवाई हुई है, तो जो जितना भी उससे हमें लाभ मिल सकता है वो मिलेगा, और मिला है लोगों को। जैसे आपने भी बताया, जो अमेरिका के आंकड़े आए हैं, ब्रिटेन में जितने भी विकसित देश हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, सब जगह केवल 20% जनसंख्या 2-2 डोज के साथ ही संक्रमण कम होने लगा। तो आप समझ सकते हैं अभी हम एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंचे हैं। हमारे यहाँ 20% लोगों को 1 डोज मिल गई है और 4% लोगों को 2 डोज मिल गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है मिश्रा साहब, ये अपने आप में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और चर्चा में मैं डॉक्टर अनूप को शामिल कर रहा हूं, और एक सवाल ये भी है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन चल रही है उसमें गैप बहुत ज्यादा हो गया है। आप पहला डोज लेंगे, उसके बाद 80 या 85 दिनों बाद आपको दूसरा डोज लगेगा। तो क्या जब आपको पहला डोज लग जाएगा तब भी कोई सुरक्षा कवच मिलेगा आपको कोरोना से, या फिर जब दूसरा डोज आपको मिलेगा तभी मिलेगा? क्योंकि रफ्तार के हिसाब से देखें, हम आंकड़े जरूर देते हैं कि आज 16 लाख लोगों को लग गई, 80 लाख लोगों को लग गई, एक दिन में करोड़ों लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ अभी पहला डोज लगा है। डॉक्टर अनूप साहब, आपसे मेरा सवाल था। हाँ जी रवि बताएं। हाँ रवि, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, एक बार आप रिपीट कर देंगे? मेरा सवाल आपसे यही था कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, आंकड़ों की बात की जाती है कि आज 80 लाख प्रतिदिन लग गए, आज 16 लाख लग गए, इतने करोड़ों को वैक्सीन लग चुकी है। क्या पहले डोज के बाद ही लोगों को सुरक्षा मिल जाती है, या 2 डोज लगेंगे तभी लोगों को कोरोना से सुरक्षा मिलेगी? आंकड़े तो दिखाने के लिए बहुत कुछ हो जाते हैं। अभी 80 लाख लोगों को अगर प्रतिदिन डोज लग रही है तो वो सिर्फ पहली डोज लग रही है। देखिए रवि जी, ये डाटा आया है कि अगर हमें फर्स्ट डोज लगती है तो भी हमारी इम्यूनिटी 50% हमें मिल जाती है, और अगर हमें 2 डोज मिल जाती है तो हमारी इम्यूनिटी 80% से 90% तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए सरकार ने जब शुरुआत की थी वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो उन्होंने यही कहा कि इसको चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट करेंगे, और अभी सरकार की ये एक तरह की प्रायोरिटी है कि एटलीस्ट फर्स्ट डोज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए, और जैसे जैसे वैक्सीन और आ रही है सेकंड डोज भी मिलती जाएगी। तो अगर आपको 1 डोज भी मिल गई है, कि डाटा लैंसेट में पब्लिश हुआ है कि आपको 50% से ज्यादा इम्यूनिटी मिल जाती है, यानी 1 डोज के बाद भी संक्रमण होने के जो सिवियरिटी है और आईसीयू की नीड है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली जो आइडियल कंडीशन है वो 2 डोज है, और इसलिए 2 डोज के लिए सरकार जो काम कर रही है। हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, यही सवाल बना हुआ है। आज अगर किसी व्यक्ति को पहली डोज लगती है और तीसरी लहर कह रहे हैं कि हो सकता है अगस्त के एंड में आ जाए, मिड सितंबर में आ जाए, तो 85 दिनों का गैप तो अभी बहुत है। हम कैसे तीसरी लहर से निपटेंगे? रवि जी, बिल्कुल डेटा क्लियर है कि डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए 2 डोज होना आवश्यक है। वो जॉनसन की वैक्सीन हो, अमेरिका में एक बहुत बड़ी डिबेट है कि जिन लोगों को 3 करोड़ लोगों को जॉनसन की वैक्सीन लगी, उनको दूसरी डोज फाइजर की देना आवश्यक बात चल रही है, और सीडीसी उस पर सूनी निष्कर्ष पे पहुंचेगी।
हिंदुस्तान में अगर लंदन में देखें, जिन लोगों को 2 डोज लगी हुई थी एस्ट्राजेनेका की या एस्ट्राजेनेका फाइजर की डोज लगी हुई थी, उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिला। जितनी भी मोर्टालिटी लंदन में पाई गई, या तो वो अनवैक्सीनेटेड में थी या सिंगल डोज में थी। अब शायद समय कहीं ना कहीं आता जा रहा है, क्या भारत सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि एस्ट्राजेनेका की जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है, उसको 12 से 16 हफ्ते हटा के 8 से 12 हफ्ते की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि डेटा जो 19 फरवरी को लैंसेट में पब्लिश हुआ था वो ये बताता था कि 6 हफ्ते या मोर देन 6 हफ्ते। तो अगर हम 6 हफ्ते से 8 हफ्ते और 12 हफ्ते के बीच में लगाते हैं तो हमको 2 डोज से प्रोटेक्शन मिलना आवश्यक है। और जैसे जैसे वैक्सीन आगे आएंगी, जैसे फाइजर की वैक्सीन आएगी, वैसे ही अब तो तीसरी डोज की बात भी चल रही है। जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, उसमें बूस्टर की बात भी चल रही है। तो रवि जी, रोज के तरह से वैक्सीनेशन की साइंस आगे बढ़ती जा रही है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से हम हैं, अगस्त सितंबर तक जाते जाते शायद बूस्टर की भी बात आ जाए। तो आप देखिए कितना बड़ा सरकार के पास लोड होगा। और हमने देखा है कल ही सरकार ने 216 करोड़ से अपना रिवाइज एस्टीमेट 135 करोड़ या 140 करोड़ कर दिया है वैक्सीनेशन का, जो टोटल डोज मिलनी है दिसंबर तक। तो ये भी हो सकता है आगे चल के कि हमें बूस्टर की जरूरत पड़े। बट हाँ, अभी 4 डोज लगवाना डेल्टा वेरिएंट के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। 2 डोज बहुत जरूरी है दमीजा साहब, 2 डोज जरूरी हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन गैप इतना ज्यादा है, इसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया था कि इतना ज्यादा गैप क्यों दे गया, क्या ये सरकार की लापरवाही है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है, वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन क्या सरकार की तरफ से, जब हमें समय पता है कि मिड सितंबर में या अगस्त के एंड में तीसरी लहर आ सकती है, तो क्या लॉकडाउन पहले से निर्धारित होने चाहिए, तैयारियां होनी चाहिए? क्या एक मेडिकल एक्सपर्ट ऐसे लहर आने से पहले लोगों को राय दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ रिस्पांस ये है कि हमें सर्वेलेंस को रखना है और डिटेक्ट करना है। जब ये केसेज आने शुरू होते हैं, ट्रैजेक्टरी देखी जाती है और नंबर देखा जाता है कि कितने आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने आपके पास बेड्स खाली हैं, कितने आपके पास बेड भरे हैं, किस ग्रोथ रेट पे आपके नए केसेज आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है तय करती हैं। और सिर्फ लॉकडाउन के साथ साथ अगर आप मिटिगेशन नहीं करेंगे, एक्टिव कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस, हर नए पेशेंट के साथ 30 कॉन्टैक्ट्स को अगर आप नहीं ट्रेस करेंगे, अगर आप उनको टेस्ट नहीं करेंगे, अगर टेस्टिंग को आप नहीं बढ़ाएंगे, तो सिर्फ लॉकडाउन एक तरह से स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है। और यही होता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए टाइम है, ताकि बहुत सारे पेशेंट एक ही समय पर सभी के सभी हॉस्पिटल्स को ओवर क्राउड ना कर दें, हॉस्पिटल्स में ना आ जाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट सभी यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूं कि हमें एंटीसिपेट करना चाहिए, वायरस के आगे चलना चाहिए, वायरस के पीछे नहीं चलना चाहिए, सर्वेलेंस को बढ़ाना चाहिए और मिटिगेशन को बढ़ाना चाहिए। और ये जब चीजें आती हैं, कितने केसेज हैं, क्या स्टेटस है, किस हिसाब से पैंडेमिक की ट्रैजेक्टरी चल रही है, उसी हिसाब से लॉकडाउन पे डिसीजन होता है। और जब होता है तो इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से देखा जाता है कि कहां पे लगना है, कैसे लगना है, माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज बनते हैं, वहां पे लोकलाइज लॉकडाउन लगता है, उस स्पेसिफिक जगह पे लॉकडाउन लगाना चाहिए और उसी हिसाब से जो है आगे मिटिगेशन की जानी चाहिए। जहां तक 2 डोजेज और सिंगल डोज का सवाल है, ये समय समय पर स्थिति बदली है। पहले बिल्कुल वेरिएंट के हिसाब से सही समय था, सही वो था, सरकार ने भी जैसे जैसे वेरिएंट्स बदले उसी हिसाब से डिसीजन लिया। और मुझे विश्वास है कि एक्सपर्ट कमेटी अभी भी इस पे नजर रखे हुए है कि किस हिसाब से जो वेरिएंट्स की जो संख्या आ रही है और उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और तमाम चर्चा में हम यही कह रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार तेज है या हमारे विज्ञान की रफ्तार तेज है, क्योंकि जिस तरह से म्यूटेट हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाना जरूरी है। क्योंकि जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो नए वेरिएंट के लिए कारगर है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक आम आदमी की है। आप अभी भी अपनी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सबसे जरूरी सुरक्षा कवच वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।